Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज की इस वीडियो में एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होता है जब लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं और ख़ास कर कोई स्पेसिफिक डिज़ायर से वो बहुत ज़्यादा जब अटैच होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो जब लोग नए स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन को समझना और ख़ास कर लॉ ऑफ अजम्पशन में जैसे बताया गया है कि एवरीथिंग इज़ वेरी इजी टू मैनिफेस्ट, वहाँ से वो सवाल आता है और वो बार बार एक बात पूछते हैं कि अगर मैं ये टेक्निक आज से करना स्टार्ट करूं तो कितने दिन में मेरा मैनिफेस्टेशन आएगा, यानी ये कब हो जाएगा, जो मेरी डिज़ायर है ये फुलफ़िल कब हो जाएगी। देखिए, एक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बैरियर बन जाता है जब भी आप टाइम को अपनी मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि जब आप टाइम डिफ़ाइन करते हो कि मुझे से जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मेरे को नेक्स्ट वीक तक, या मेरा इस मंथ बर्थडे है तो मुझे इस मंथ मुझे ये चीज़ें चाहिए, या इस बर्थडे पर मुझे मेरे एसपी से कनेक्शन चाहिए, मेरा एसपी मेरे साथ होना चाहिए, XYZ जो भी आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनको लेकर माइंड में चल रहे होते हैं तो क्योंकि आप उस डेट से अपने मैनिफेस्टेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टाइम बाउंड हो जाते हैं। क्योंकि अब आप उस पर्टिकुलर डेट के इंतज़ार में अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप टेक्निक कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एवरी सीड हैज़ इट्स ओन अपॉइंटेड आवर, राइट। जैसा कि नेविल सर ने कहा है कि हर एक सीड का या जो डिज़ायर है आपकी, उसका फ्रूएशन टाइम आप और हम मिलके डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे एक डिफरेंट तरह के जब आप फ्रूट्स के सीड्स को आप सॉइल में डालते हैं तो देखिए सॉइल वही है, एनवायरनमेंट वही है, लेकिन कुछ फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं डिफरेंट तरह के वो बहुत जल्दी उगाते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दैट मीन्स कि फ्रूएशन होने में हर किसी का एक अपना प्रोसेस है और वो उसी प्रोसेस को कंप्लीट करके आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो उसको टाइम बाउंड कर देने से आपके अंदर एक डिफ़िकल्टी, आपके अंदर एक ऑलरेडी एक लिमिटिंग बिलीफ आपने बना लिया, एक बैरियर बना लिया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब भी आप अपने साथ इस तरह का कुछ कॉन्वर्सेशन, इनर कॉन्वर्सेशन करते हो, आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी अवेयरनेस जो एक्चुअली स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट पर होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपको महसूस होते रहना चाहिए था नॉन स्टॉप लगातार बैक ऑफ द माइंड में कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, अब वहाँ से आपकी जो अवेयरनेस है वो हटकर अब कहाँ पर है, आज क्या डेट हो गई है, किस डेट को मैंने ये सोचा है, कितने दिन रह गए हैं, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, आप एंशियस मोड में ज़्यादा चले जाते हैं। सो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं नेविल सर की एक कोटेशन यहाँ पर कोट करना चाहूँगी रिगार्डिंग द टाइम, और उन्होंने क्या कहा है इस टाइम को मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, इक्वेशन में ऐड करना भी चाहिए या नहीं। तो ही सेज, डू नॉट सेल्फिशली डिफाइन द इंटरवल इन डेज एंड आवर्स because you are anxious to receive it, but simply remain in the conviction that it is done. What a beautiful quote he has written. In one line he has mentioned everything. मैं पहले आपको इस कोट का डीप मीनिंग समझा देती हूँ और थोड़े से कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आपको इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए और ये भी पता चले कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है आपके मैनिफेस्टेशन में। ओके, देखिए यहाँ पर नेविल सर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, जब भी आप किसी डिज़ायर को इमेजिन करते हो, जब आप उस स्टेट में रहना चूज़ करते हो जहाँ पर वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो आपने अपना काम एज क्रिएटर कर दिया। यानी बीइंग अ क्रिएटर आपका काम क्या है, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना एक नई क्रिएशन के लिए, जिसको कहा जाता है स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट। कि आप अभी 3D वर्ल्ड में वो चीज़ नहीं है लेकिन उसको 4D वर्ल्ड में जाके क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड से उस चीज़ को, बल्कि क्रिएशन इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। अगर आप उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करती है आपकी डिज़ायर, बस आपको उसको क्लेम करना है कि ये मेरी है और उसको
इस तरह से क्लेम करना है बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस, बाय गेटिंग अवेयर ऑफ द जो भी आपका करंट एनवायरनमेंट है, जिस जगह पे आप ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, कि ऐसा आपके मन को लगे कि ये तो सच्चाई है, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखें बंद करके, ये सच्चाई है, इट इज़ नथिंग एल्स बट द ट्रूथ, राइट। जब आप ये काम करते हैं, आप बीइंग अ क्रिएटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी फॉर योर सेल्फ एंड यू आर क्लेमिंग दैट रियलिटी एज योर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस स्टेट को बार बार टेस्ट करने लग जाते हो कि अभी तक क्यों नहीं आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा जो प्रोसेस है वो राइट है, क्या मैं टेक्निक दूसरी चेंज करूँ, क्या मेरा जो एफर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तक चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही है, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के नाम पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, कोई साइंस मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं, एसपी ने तो अभी अनब्लॉक किया नहीं है, रिजल्ट्स के मामले में तो अभी मेरा गवर्नमेंट में लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में कोई नाम आया ही नहीं है, सेकेंड लिस्ट भी आ गई है बट अभी तक कोई नाम नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर थिंकिंग, यू आर अलाउइंग योर लॉजिकल माइंड टू थिंक लाइक दैट। तो आपने जो काम किया था एज अ क्रिएटर वो तो वहीं ख़त्म हो गया ना, उसकी इंपॉर्टेंस तो वहीं ख़त्म हो गई ना, क्योंकि डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग, डोमिनेंट इमेजिनल सीन आपके 3D में मैनिफेस्ट होके आते हैं। अब जो चीज़ में आपको अवेयरनेस लगाना चाहिए था, अपनी जिस चीज़ में आपको अपनी कॉन्शियसनेस लगानी चाहिए थी कि आपका एंड सीन आपको लगे आपका अपना हो गया, आप वहाँ से अपनी अवेयरनेस को हटा के इन एंशियस थॉट की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा है, आपकी कॉन्शियसनेस इसकी तरफ ज़्यादा है। तो डोमिनेंट थॉट क्या बन रहा है, डोमिनेंट फीलिंग क्या बन रही है आपके मन में, बैक ऑफ द माइंड डोमिनेंट इमेज क्या बन रही है, इसका जवाब आप दीजिए मुझे, ठीक है। यहाँ पर सर ये कहते हैं कि सेल्फिशली डिफाइन, ये जो लाइन कही गई है, डू नॉट सेल्फिशली डिफाइन दिस इंटरवल इन डेज एंड आवर्स बिकॉज यू आर एंशियस टू रिसीव इट बट सिंपली रिमेन इन द कन्विक्शन दैट इट इज़ डन। तो यहाँ जो सिंपली सेल्फिशली डिफाइन जो वर्ड कहा गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप लॉ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसके पूरे के पूरे हाउ और व्हेन के प्रोसेस को अपने एंड पर कंट्रोल करना चाहते हो। तभी तो हम डिफाइन कर देते हैं ना कि ये चीज़ इस तरह से होगी। अरे भाई, इस तरह से क्यों होगी? आपका काम क्या है? आपका काम हाउ और व्हेन में पढ़ना नहीं है, ये काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। 1 बिलियन पॉसिबिलिटीज़ और मोर देन बिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से आपने एक पॉसिबिलिटी को, जो आपके लॉजिकल माइंड को शायद लगता है कि ये पॉसिबिलिटी से अगर हम आगे बढ़े तो हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे तक पहुंच जाएगा, इस एक पॉसिबिलिटी से आप जो सुपर डुपर मतलब पावरफुल आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने बाउंड कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि एक पर्सन जो एक सुपरमैन की तरह हर चीज़ अचीव कर सकता था आपके लिए, उसको आपने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लाने के लिए रखा और कहा मुझे यही इसी तरह से इसी वक्त चाहिए। आपने उसकी पावर, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर तो आपने वैसे ही ख़त्म कर दी ना, उसकी पावर वैसे ही आपने छीन ली। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, देखिए सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें से वो आपके अकॉर्डिंग जो एंड सीन है उसमें बेस्ट जो पॉसिबिलिटी होगी उनको सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आता है और उसके हिसाब से ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बनाता है आपकी लाइफ में, ताकि आपको वो जो बिगर मैनिफेस्टेशन जिसको आप इमेजिन कर रहे थे वो बिगर पिक्चर आप तक पहुंचे। तो ये सारा काम है हाउ का, ये तो सारा सबकॉन्शियस माइंड का काम था ना। उसको लेकर कब आपके पास आना है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, विश फुलफिलमेंट का जो आपका एहसास है वो आप तक पहुंचे। ये उसको कब डिसाइड करना है ये सब कॉन्शियस माइंड जानता है। जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तब अगर पानी मिलता है तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन अगर सारा टाइम आपको प्यास नहीं भी लगी है लेकिन सारा टाइम आपके पास पानी रखा है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू वैल्यू दैट वाटर इन फ्रंट ऑफ यू? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उस समय आपकी नीड ही नहीं है, यू आर नॉट थर्स्टी। आप पानी की वैल्यू को क्या समझोगे?
तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम विद योर सबकॉन्शियस माइंड। अब आपने उसको एक पॉसिबिलिटी दे दी कि नहीं, मुझे मेरे बर्थडे पर मेरे एसपी से प्रपोजल चाहिए, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ में रहे। या आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर डेट तक तो मुझे इस कंट्री से दूसरी जगह चले ही जाना है, वहाँ से मुझे दूसरी जॉब मिल ही जानी चाहिए, दूसरा अपार्टमेंट मिल ही जाना चाहिए। Why are you still giving so much of importance to time when time in itself is an illusionary thing? Try and understand. आपका रोल इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं बना है, आपका रोल इनसे बहुत ऊपर है, राइट? और जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप उस स्टेट से, जो विश फुलफिलमेंट का स्टेट है, वहाँ से आप नीचे आ जाते हो, उस स्टेट को आप छोड़ देते हो। विश फुलफिलमेंट का ऑलरेडी इट इज़ योर्स वाली जो स्टेट है, वहाँ आप नहीं हो, अब आपकी अवेयरनेस वहाँ नहीं है। तो जब आपकी अवेयरनेस वहाँ नहीं है, जब उसको आप डोमिनेंटली फील नहीं कर रहे हो, डोमिनेंटली उसको माइंड में इमेजिन नहीं कर रहे हो, डोमिनेंटली उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन 3D रियलिटी? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए नेविल सर कहते हैं सिंपली रिमेन इन द कन्विक्शन दैट इट इज़ डन। मतलब आपका काम सिर्फ ये मानना है कि ये हो चुका है, मुझे इसके बियॉन्ड इफ़ और बट या हाउ एंड व्हेन में नहीं जाना है। जब आप सच में इस स्टेट में जीते हैं तो आपको टाइम का हिसाब रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज नाउ इन दिस वेरी मोमेंट, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी योर्स। अब आपको डाउट नहीं है, अब आपको चिंता नहीं है, अब आप 3D में चीज़ों को तलाश नहीं रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन के प्रूफ के लिए। अब आपके बिलीफ को कोई हिला नहीं पा रहा है 3D के सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? क्योंकि अब आपने अपने अंदर ही उस बात को सत्य मान लिया है कि ये डिज़ायर जिसको मैंने देखा अभी अपने मन में पूरा होते हुए, और इसको मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि डिज़ायर, मुझे एहसास होने लग गया है कि ये मेरी ही है। और मेरी कब है? 2 महीने के बाद है क्या, या 2 साल के बाद है मेरी डिज़ायर? नहीं, मेरी डिज़ायर वो अभी है, क्योंकि फुलफिलमेंट मैंने अभी महसूस किया है, राइट? मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और लोग कहते हैं ना कि भाई आप एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं डालती हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को रिज़ल्ट को मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है। तो सपोज़ करिए, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनती है और अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है? लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से उसको डर लगता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो है एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर, ठीक है? अब नेविल सर की टीचिंग अगर उस स्टूडेंट ने पढ़ी है तो वो क्या करेगा? स्टूडेंट वो जाके ये डिसाइड करेगा कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करेगा अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए, और उसी पे डटा रहेगा। हर रात सोने से पहले वो पर्सन क्या करेगा? वो अपने आप को रिज़ल्ट वाले दिन इमेजिन करेगा कि हाँ भाई, मेरा रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और रिज़ल्ट आने के बाद क्या हो रहा है, जो मेरे मन मुताबिक मुझे मार्क्स चाहिए थे वो आ चुके हैं, अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपके घर में सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद आपके यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन की बरसात होगी, ठीक है? आप अपने आप को देख रहे हो कि भाई मुझे XYZ पर्सन से मुबारकें मिल रही हैं, मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो गले लगा कर मिठाइयाँ खिला रहे हैं। ये सारी सेलिब्रेशन जो चीज़ें हैं सेलिब्रेशन की, ये सब आप इमेजिन करते हो। तो उस समय आपका जो दिल है, आपका दिमाग जो है वो एक सिंक में होता है कि वाह, सेलिब्रेटरी मोमेंट है ये इतनी बड़ी विन है हमारे लिए कि इसमें अब आज की डेट में जिस को हम चाहते थे कि उनको हम इस खुशी का एहसास करा पाएँ, हम उनके चेहरे पे वो खुशी देख पा रहे हैं। वो इतने खुश हैं कि हमारे खुशी से सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, एक दूसरे के मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू फील? आप इस समय ये नहीं नोटिस कर रहे हो कि एग्ज़ाम के लिए जो मैंने मेहनत किया था उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आए एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है? एक क्वेश्चन आए तो आए, मैं कितना कॉन्फिडेंट बैठा था उस दिन एग्ज़ाम देने के लिए। यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द एंड सीन। ओके, आप जब इस तरह से चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं तो आपका माइंड और आपका हार्ट वो एक साथ अलाइंड होते हैं आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए। ओके, अब ये सब करने के बाद क्या होगा? आपने वो इमेजिनल सीन देख लिया, उसको महसूस भी कर लिया, उसको फील भी कर लिया। नाउ यू बीइंग द स्टूडेंट,
नाउ यू आर बिलीविंग इन दैट सेम। और क्योंकि आप नेविल सर की टीचिंग्स को जानते हो, आप जो वो कॉन्फिडेंस आपका लो था ना, वो अब वापस से बूस्ट हो जाता है। अपने आप के ऊपर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो और एक काम फीलिंग के साथ आप अपने मन में इस बात को दोहराते हो कि एग्ज़ाम का रिजल्ट, ओ डियर, इट इज़ डन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, अब ये तो आपके मन में चल रहा है, लेकिन अभी क्या होगा? अगर आप नए नए स्टूडेंट बने हैं नेविल सर के, तो होगा क्या, 2-3 दिन के बाद अगर आपके मन में पहले से ही डाउट था कि पता नहीं लॉ काम करता भी है या नहीं, या कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को इतनी अच्छे से पुरानी जो आपकी डिज़ायर्स थी उनको आपने मैनिफेस्ट अगर नहीं किया है, तो आपको ये फेथ जो अनसीन रियलिटी में होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा, आपके अंदर डर बढ़ने लग जाएगा, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ने लग जाएगी, आपका लॉजिकल माइंड चीख चीख के चिल्ला रहा होगा कि भाई कैसे होगा, वो सब तो ठीक है लेकिन कैसे होगा, कितने दिनों के बाद मुझे ये रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे, उसमें जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो मेरे मन मुताबिक आएगा भी या नहीं आएगा, क्या मैं 100% पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। आपका माइंड, आपका रैशनल माइंड, आपका लॉजिकल माइंड ये बात को बार बार आपसे पूछने लग जाता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड को देखिए रीजंस चाहिए। लॉजिकल माइंड हमेशा क्वेश्चंस करता है ताकि उसको जवाब मिल सके, तभी उन जवाबों को सुनने के बाद ही, उन जवाबों को एक्सपीरियंस करने के बाद ही वो शांत होता है। ये काम है लॉजिकल माइंड का, ठीक है। और आपने, क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि लॉ पर आपको इतना भरोसा नहीं है, अभी इतनी सारी चीज़ें हमने मैनिफेस्ट नहीं किया है, हमें नहीं पता है कि हमारी इमेजिनेशन से ही हमारी रियलिटी का क्रिएशन होता है। चाहे हम इस चीज़ को बिलीव करें या ना करें, लॉ तो हमेशा हमारे लिए काम कर रहा होता है। हम इन बातों को नहीं वैल्यू देते हैं, तो हम लॉजिकल माइंड के थॉट्स को बहुत ज़्यादा फील करने लग जाते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, हम हो जाते हैं एंशियस, हम हो जाते हैं डेस्परेट, हम हो जाते हैं टेंशन में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। और उससे ये होता है कि जो वो स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास हमें हो रहा था, वो जो माइंड सेट हमारा बना हुआ था कि हाँ एंड सीन में तो हमें ये चीज़ें मिल चुकी हैं ऑलरेडी, वो स्टेट को ऑलरेडी आप छोड़ के आ चुके हो। आप उस स्टेट से अब बाहर निकल आए हो, ठीक है। और उस स्टेट से आप जब बाहर आ गए, जहाँ पर आपने अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखा था, क्योंकि अब आपका वो स्टेट डोमिनेंट स्टेट नहीं है, वो सारी चीज़ें जो आप लगातार लॉजिकल माइंड को अलाउ कर रहे थे अपने ऊपर हावी होना, वही चीज़ें आप लगातार सोच रहे हो, वही चीज़ें आप लगातार रिपीट कर रहे हो बैक ऑफ द माइंड में। आप मानो या ना मानो, बट इंटरनली इन सारी चीज़ों में आपको घबराहट हो रही है, और उन्हीं का रिजल्ट मैनिफेस्टेशन के तौर पे सामने आता है, ठीक है। अगर आपने ये नेविल सर की कोट को अच्छे से समझ लिया होता कि डू नॉट सेल्फिशली डिफाइन दिस इंटरवल इन डेज और आवर्स, तो उससे सिर्फ आपको ये काम करना होता कि स्टेट, जो विश फुलफिलमेंट का स्टेट है ना, बस उसको आपको पकड़ के रहना था, उसको मान के चलना था। जब भी आपके मन में डाउट हो, तब उस स्टेट में आप वापस से जाएं और बार बार उस चीज़ को एहसास करें कि नहीं, रियलिटी मेरी ये है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, जो बाहर चल रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं, वो तो मेरे ही इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है ना। तो सोर्स तो मैं ही हूँ ना, तो मेरा फोकस मेरी क्रिएशन पे होना चाहिए, मेरा फोकस रिएक्शन पे थोड़ा ना होना चाहिए। जो डिलेड फॉर्म में मुझे 3D में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन में मेरा फोकस और मेरा माइंड और एनर्जी उस तरफ थोड़ा ना लगी होनी चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट। और एज द स्टूडेंट ऑफ नेविल गोडार्स टीचिंग, मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि रिजल्ट में कुछ भी चीज़ अनाउंस हो, ये चीज़ आपको पकड़ के चलनी है कि सिंस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आपके इनर नोइंग में इस बात का एहसास ऑलरेडी होना चाहिए कि मैंने जो मन में क्रिएट किया है रियलिटी वही है। और मन में मैंने क्या क्रिएट किया है, आई एम ऑलरेडी थ्रू विद एन एग्जामिनेशन, मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट कुछ भी आए, आपके मन में ये बात मन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले जो स्टोरी डाली थी, सक्सेस स्टोरी डाली थी, उसमें आप देखिए उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि भाई फर्स्ट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। अब भाई अगला बंदा जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी इनर नोइंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लॉ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो तो हिल जाएगा कि अरे मेरा तो 3D में, क्योंकि वो रिएक्शन मोड में है ना, उसको तो पहले ही मन में डाउट इतने सारे चल रहे हैं, तो वो 3D में जैसे जो चीज़ उसको मन में पहले ही डर था जिस चीज़ का, जब वो दिखता है तो उसको लगता है बस रियलिटी यही है, मेरा तो नाम आया ही नहीं है, बिना इस बात को सोचे कि भाई ये भी तो आप ही का क्रिएशन है।
तो आप नेगेटिव चीज़ों को बिलीव कर क्यों रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। जब आपको पता है कि लॉ आपके ही थ्रू काम करता है तो हम पॉजिटिव चीज़ों को वैल्यू क्यों नहीं करते, हम अपने माइंड को डिसिप्लिन क्यों नहीं करते कि हमारा माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचे। बात यहाँ ये हो रही है, ठीक है। और जैसे ही आप इस कन्विक्शन में आ जाते हो ना कि नहीं, जो मैंने देखा है, माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी, जो मैंने मन में देखा है वो तो मुझे 3D में मिलना ही मिलना है, नो मैटर व्हाट इज़ माई करंट सर्कमस्टांस। आप ये बात जब अपने मन में दोहरा लेते हैं और इस बात पर ट्रस्ट करते हैं बिना ये सोचे कि वक्त कितना लगेगा, ठीक है, बिना ये सोचे कि कितने दिन में मेरा ये जो मैनिफेस्टेशन है मेरे पास कंप्लीट होके आएगा, आप फेथ करते हैं अपनी अनसीन रियलिटी में और इस बात पे टिके रहते हैं कि भाई लॉ हमेशा मेरे ही फेवर में काम कर रहा है, वट एवर आई वॉन्ट आई ऑलवेज गेट, नो मैटर वॉट आई सी इन माई 3D, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई क्रिएशन। जब आप इस तरह के थॉट्स जो हैं वो मन में लेकर आते हैं तब आप खुद देखेंगे कि बिना किसी एफर्ट के रिजल्ट आपके ही फेवर में नेचुरली आता है। हो सकता है कुछ दिनों तक आपको कोई चीज़ दिखाई ना दे आपके फेवर में, लेकिन यही तो टेस्टिंग पीरियड है इसी वक्त तो आपको डोमिनेंट थॉट जो है वो अपना पॉजिटिव बना के रखना है। मैं अक्सर लोगों की बातें सुनती हूँ, मेरे जो क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मुझे एक ही बात कहते हैं कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट कोचिंग में ले रही थी, दैट गर्ल वॉज शी केप्ट ऑन सेइंग कि भाई मेरा तो, मुझे नेवल सर के बारे में सब कुछ पता है, मैंने सारी टीचिंग्स लर्न कर ली है, मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता है, मुझे पता है 3D की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, दिस एंड दैट सारी चीज़ें, बट देन आई एम अनेबल टू मैनिफेस्ट माई SP, आई एम अनेबल टू मैनिफेस्ट मैरिज विद माई SP। तो मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा कि देन व्हाट इज़ द इशू, मेन इशू क्या है आपके साथ। अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं देन देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो कहीं ना कहीं तो आप गड़बड़ कर रहे हो ना। अगर आपकी इनर नोइंग में एक फॉर्मूला आपको पता है लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं किया तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अगर आप कहीं ना कहीं अपने जो शॉर्टकमिंग्स हैं, आपकी जो आपके अंदर जो लैक है, अगर आप उनको ओवर शैडो कर रहे हो अपनी डिज़ायर के साथ कि भाई मेरा पूरा फोकस मेरे SP के ऊपर होता है, SP क्या कर रहा है, SP 3D में किस तरह से मुझसे बिहेव कर रहा है, तो आप SP को पेडेस्टल पर रख रहे हो। समझ रहे हो आप, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपनी चीज़ों में पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके इंटरनल माइंड में जो चीज़ आपने अपने ऊपर हावी करके रखी हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसको चेंज करोगे कैसे जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग। तो इन बातों को ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ उसके लिए अपना माइंड सेट तैयार करना चाहिए आपको। अगर बार बार आपका माइंड, देयर इज़ वन मोर क्लाइंट ऑफ माइंड जो अगेन मैरिज जो है वो अपना रीयूनियन जो है अपने SP के साथ वो करना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन उनका पास्ट उनको नहीं छोड़ रहा है। मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या नहीं किया, मेरा माइंड बार बार उस तरफ जाता है। अरे भाई क्यों चला जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या आप अपने SP को या उनसे रिलेटेड लोगों को आज भी आप सेपरेट एंटिटी मानते हो? आप इसका मतलब मानते ही नहीं हो कि ये सारी मेरी क्रिएशन है। तो ऐसा नहीं होता है ना। लॉ तो हर चीज़ के लिए सिमिलर काम करता है। अच्छी चीज़ों के लिए आप बोलो हाँ ये मेरा क्रिएशन है, जो नेगेटिव चीज़ें आपने क्रिएट किया कहो नहीं नहीं ये तो इस बंदे ने ही मेरे साथ बुरा किया था। अरे वो बंदा बुरा नहीं है, बंदे ने आपके साथ इसलिए नेगेटिव चीज़ की क्योंकि आपके इनर नोइंग में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूटा हुआ था। आप जब तक ये बात नहीं मानेंगे दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, आपसे ऊपर कोई नहीं है 3D में, जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे 3D में कोई भी चीज़ आपके फेवर में आएगी ही नहीं। ये बात आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, बट ये फैक्ट है। तो इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि पूरे इक्वेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन में आपको फील कैसा हो रहा है उस पर फोकस करिए, अपने एंड सीन पर फोकस करिए, जो आप एक्चुअली फील करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, बजाय इसके कि कब आएगा और कैसे आएगा। ये काम आपका नहीं है। ये बहुत ही मतलब जैसे कहा जाता है ना कि एक जो टॉप लेवल का पर्सन बैठा हुआ है, जो कंपनी का फाउंडर है, आप उसको कह रहे हो कि ऐसा है, ये जो एंट्री गेट पे जो लोग आते हैं ना उसकी आपको एंट्री करानी है, आप ये रजिस्टर लेके बैठिए और एंट्री कीजिए।
दैट पर्सन इज नॉट सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब। उनका काम है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, एक नई क्रिएशन करना, समझ रहे हो। अगर आप उस चीज़ को इतने छोटे छोटे लेवल में जाके निटी ग्रिटी में आप फंस जाओगे तो आप बड़े लेवल का जो क्रिएशन है वो कर कैसे पाओगे। इसलिए कहा जाता है यू बीइंग द क्रिएटर, इट्स नॉट योर जॉब टू थिंक अबाउट द हाउ एंड व्हेन। आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं प्रोसेस कि किस तरह से ये चीज़ आपके पास आएगी, विच इज़ द हाउ एंड व्हेन, यानी टाइम कितना लगेगा इस चीज़ को कंप्लीट होने में, ये काम आपका नहीं है। आपका काम क्रिएटर का है। डिसाइड कीजिए क्या आपको चाहिए, उसको अपना मान लीजिए, उसके विश फुलफिलमेंट को महसूस करिए और उसको क्लेम करने के बाद उस बात पर टिके रहिए। बस इतना काम है आपका। और जब वो डिज़ायर फुलफिल होके सामने आपके मैनिफेस्टेशन जब वो डिज़ायर के फॉर्म में आता है, उसको फुलफिलमेंट का एहसास अपने 5 इंद्रियों के साथ, 5 सेंसेस के साथ महसूस करिए एंड देन यू फील द सेटिस्फैक्शन। सिर्फ क्रिएटर का काम इतना है, ठीक है। अगर इस पूरे जॉब प्रोफाइल में आप 4 चीज़ें और ऐड कर दोगे, आप अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ा रहे हो। आज से चाहे वो कोई भी डिज़ायर हो, आपके एग्ज़ाम क्लियरेंस की डिज़ायर हो, आपके एसपी मैनिफेस्टेशन की डिज़ायर हो, आपके नए घर नई जॉब के लिए डिज़ायर हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट को मैनिफेस्ट करने की डिज़ायर हो, दुनिया की कोई भी डिज़ायर आपकी हो, सबसे पहले अपने रोल को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करिए और उस रोल पर स्टेप बाय स्टेप चलिए। क्योंकि प्रॉब्लम ही यहाँ पर आती है कि जहाँ पर आपको फेथ दिखाना होता है वहाँ आप डाउट का सहारा ले लेते हो। तो गलती हम अपने एंड से कर रहे हैं। 3D की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, 3D में आने वाले लोगों की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो सब हमारा ही तो रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हैं आप। तो ये बात है जो आपको मैं कहना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, और मैं आपको ये भी समझाना चाह रही थी कि टाइम क्यों इतना रेलेवेंट नहीं है पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। इसलिए टाइम को कोई रेलेवेंस दी ही नहीं गई है, बल्कि टाइम को इल्यूजन कहा गया है। इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड किया गया है कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। आप जब चाहो, जैसे चाहो, किसी भी चीज़ को आप आज आंखें बंद करके तुरंत पा सकते हो। उस जो प्लेस है ना, उस इमेजिनल प्लेस को आप रियल मान के चलिए। जो 3D प्लेस है जहाँ पर आप 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, उसको एविडेंस मान के चलते हैं, उसको अपनी रियल रियलिटी मत मानिए। सिर्फ इतनी सी बात है। ऑल राइट, सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए उसमें कहाँ मिस्टेक होती है, क्या गलतियाँ हम करते हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आपका रोल एज क्रिएटर पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या होना चाहिए आपको ये समझ में आया होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। VIP मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बी वॉट यू विश, अभी हमारी जो बुक है वो चल रही है। चैप्टर 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे आई हैव जस्ट अपलोडेड चैप्टर नंबर 5। तो अगर आप नेविल गोडार्ड सर के लेक्चर्स को, उनकी बुक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, उनकी लर्निंग को समझना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज़ का जो वहाँ पर चार्ज है, इट इज़ बारली 399 और समथिंग। तो YouTube में आप जो सब्सक्राइब बटन है उससे पहले ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप वहाँ से फर्दर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैं पहले बता देती हूँ, 14 जुलाई तक मेरी सारी जो कोचिंग्स हैं वो ऑलरेडी बुकड है। इनफैक्ट 25 जुलाई भी मेरा ऑलरेडी टेकन है। तो इस दौरान जो बीच में कुछ दिन बचे हैं, बहुत कम सीट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एडवांस में होता है। अगर आपने माइंड में बना के रखा है कि नहीं मुझे लेनी है कोचिंग, तो प्लीज़ डू कनेक्ट सो दैट मैं आपको पहले जल्दी से जल्दी जो भी अवेलेबल डेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसी गिवन नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन बोल रही हूँ कि प्लीज़ सिर्फ क्वेरी से रिलेटेड, जो आपके कोचिंग से रिलेटेड क्वेरी है, सिर्फ उससे रिलेटेड मुझे मैसेज कीजिए। आपके पर्सनल क्वेश्चन को मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊँगी। दिन में 50+, 60+, 70+ क्वेरीज जो होती हैं वो आती हैं। हर क्वेरी पर मैं इतना ना तो टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास
अपना भी काम है, प्लस मेरे पास जो शॉर्ट कोचिंग 1-to-1 कोचिंग है ये लगातार चलती रहती हैं। तो काइंडली रिस्पेक्ट माई टाइम। अगर नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से करेंगे तो आई हैव नो अदर चॉइस बट टू ब्लॉक यू। सो काइंडली रिस्पेक्ट माई टाइम एंड रिस्पेक्ट योर अवेलेबिलिटी एज वेल। तो ये एक बात थी। और दूसरा, अगर वर्कबुक आपको चाहिए अपने माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए, टाइम क्रंच से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए या इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, तो आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरी गिवन ईमेल आईडी पर मुझे आप सेंड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।